अग्नि क्या होती है और शरीर के अंदर अग्नि के टाइप्स कितने होते हैं, इस पे भी कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अग्नि क्या है? अग्नि यानी कि जो शरीर के अंदर ऊष्मा, ताप हो, वही अग्नि है। अग्नि की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके पर्याय क्या-क्या है। अग्नि को और किन-किन नामों से जाना जाता है? तो आयुर्वेद में अन्य हर जगह बहुत सारी जगह जो है अग्नि के पर्याय का वर्णन है। जैसे अग्नि को वैश्वानर, अग्नि को वैश्वानर कहते हैं, अग्नि को वह्नि भी कहते हैं। अग्नि को वह्नि। इसके अलावा अग्नि को पावक, अनल, पावक, अनल, धनंजय, धनंजय, शिखावान, हुतभुक, हुतभुक, तनय, तनन पाक, शुचि, ये बहुत सारे जो है इसके पर्याय और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पर्याय इसके इम्पोर्टेंट है। अग्नि शरीर के अंदर जो व्याप्त होती है उसे अग्नि कहते हैं। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला और यज्ञों में इसे आगे ले जाया जाता है। यज्ञों में इसे आगे ले जाया जाता है। इसीलिए इसे अग्नि कहते हैं। इसीलिए इसे अग्नि कहते हैं। अग्नि की जो भेद है, अगर हम बात करें आयुर्वेद में अग्नि की जो सभी आचार्यों ने लगभग अग्नि के प्रकारों को अलग अलग ही बताया है। किसी ने 12 प्रकार के, किसी ने 13 प्रकार के, किसी ने 23 प्रकार के। तो हर जगह लगभग अग्नि के भेद अलग अलग बताए गए। तो इसको एक टेबल में हम लोग बात करते हैं अग्नि के भेद। और इसमें आचार्य चरक का जो अग्नि के भेद है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय। कहीं पर भी जैसे आप लोग जब आगे पढ़ेंगे अपने जीवन में पीजी की तैयारी वगैरह करेंगे, तो पीजी की तैयारी में आगे आपको ये मानिए चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय ये बृहत्रयी के ग्रंथ होते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके बारे में अभी से पढ़ने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। सारंगधर संहिता, भाव प्रकाश, इसके अलावा
ये मुख्य रूप से आचार्य हैं। तो इसमें देखें हम, आचार्य चरक ने अग्नि के 13 प्रकार बताए। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के बताए, जिसमें से उन्होंने बताया 5 जो होती हैं वो भूताग्नियां हैं, जठराग्नि एक है, जठराग्नि एक है, भूताग्नियां 5 है, भूताग्नियां 5 होती हैं। 5 जो भूताग्नियां होती हैं, इसमें जो महाभूत है उस महाभूत के आगे केवल अग्नि लगा दें, जैसे आकाश अग्नि, आकाश अग्नि, आग्नेय अग्नि, अग्नि, पार्थिव, इस प्रकार भूताग्नियां बताया। और फिर उन्होंने बताया धात्वाग्नि जो होती है वो होती है 7 प्रकार की। 7 प्रकार की ये जो धात्वाग्नियां होती हैं, ये केवल जो धातुएं होती हैं उनके सामने अग्नि लगाते हैं। जैसे रस धातु है तो रसाग्नि, रक्त धातु है तो रक्ताग्नि, मांस अग्नि है तो मांसाग्नि, मेद अग्नि, अस्थि अग्नि, मेद अग्नि, मज्जा अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र अग्नि। आचार्य चरक ने अग्नियां 13 प्रकार की बताई, जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि। जठराग्नि एक बताया, भूताग्नियां 5 बताई और धात्वाग्नियां 7 बताया। फिर हम बात करें अष्टार सुश्रुत के अनुसार, तो सुश्रुत ने अग्नियों की संख्या बताई 11 प्रकार की अग्नियां होती हैं 11। इन्होंने बताया जठराग्नि एक होती है, और इन्होंने जठराग्नि के अंदर एक पाचक अग्नि भी बताई कि पाचक अग्नि होती है एक। रंजक अग्नि जो रस का रंजन करती है, रंजक अग्नि एक। साधक अग्नि एक। आलोचक यानी कि जो पित्त के भेद है, उन पित्त के भेदों को अग्नि का ही स्वरूप बताया। आलोचक अग्नि एक है, भ्राजक अग्नि एक है, भ्राजक अग्नि एक है। भूताग्नियां फिर इन्होंने बताया कि 5 होती हैं, तो टोटल काउंट करेंगे तो 11 प्रकार की अग्नियां इन्होंने बताया। हालांकि कभी ये पूछा जाए कि सुश्रुत के अनुसार अग्नियां कितने हैं, तो सुश्रुत ने कोई भेद नहीं बताया। जैसे चरक ने तो 13 प्रकार की अग्नि बताई, सुश्रुत का हम इस तरह से जब पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता को तो ये समझ में आता है कि इन्होंने ये अग्नियां बताई। जैसे हम बात करें अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय ने 23 प्रकार की अग्नियां बताई।
ये अग्नियां 23 प्रकार की हैं। इन्होंने बताया कि औदर्य अग्नि, औदर्य कहते हैं पेट को, औदर्य अग्नि कितनी है? 1 प्रकार की है। भूताग्नि 5 होती है। दोष ऊष्मा यानी कि दोष अग्नि जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। धातु ऊष्मा यानी कि जो धातु अग्नि होती है वो होती है, धातुओं में 7 प्रकार की धातु ऊष्मा होती है। मल ऊष्मा यानी कि मल अग्नि जो होती है वो मल ऊष्मा कहलाती है, वो 3 प्रकार की होती है। और पित्त के भेद बताए 5, पित्त भेद बताए 5 प्रकार के। तो टोटल काउंट करने पर 23 प्रकार की अग्नियां आ जाती है। फिर हम बात करें सारंगधर संहिता के बारे में कि सारंगधर संहिता में अग्नि कितने प्रकार की होती है, तो केवल है वही पित्त के 5 जो भेद हैं उसी को अग्नि मान लिया जाता है। खास ने सेम चरक के जैसे पाचक अग्नि होती है, वो 5 होती है। और धातु अग्नि 7 होती है। तो टोटल देखें तो 13 प्रकार की अग्नियां भाष के अनुसार हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक अग्नियां कैसे काम करती हैं और क्या काम होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जठराग्नि के बारे में। जठराग्नि क्या होती है? देखिए कई बार आप लोगों को कि अग्नि और पित्त क्या है, जिसे हम अग्नि और पित्त, आप लोग पढ़ते हैं कि शरीर के अंदर पित्त भी अग्नि होता है, अग्नि भी है। क्या पित्त ही अग्नि है या अग्नि ही पित्त है? ये फर्स्ट ईयर में आप लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, बाद में भी समझना चाहते नहीं है, और बल्कि आयुर्वेद का ये बेसिक पार्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अग्नि और पित्त क्या है। जैसे आप लोग जब पित्त पढ़े थे तो पित्त के गुण पढ़े थे, क्या गुण पढ़े थे? सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्ल सर और कटु, ये गुण हम लोग पढ़े थे। सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्लम सरम कटु। इसमें जो उष्णता वाला पार्ट है, इसमें जो उष्ण गुण है, ये उष्णता वाला जो पार्ट है ये होता है अग्नि। ये क्या है? अग्नि। तो जो पित्त है, पित्त क्या हुआ? बड़ा हुआ, बड़ा शब्द है। और पित्त के अंदर एक गुण होता है उष्णता, वो उष्णता ही अग्नि महाभूत के कारण से होती है, वही है अग्नि। जैसे इसको हम कैसे आधुनिक विज्ञान में कैसे समझें, जैसे आप लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस, हम लोग डाइजेस्टिव जूस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि गॉल ब्लेडर से आया बाइल
पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाज के एंजाइम है, पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम में अगर बात करें तो अमाइलेज, लाइपेज, बहुत सारे हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये आगे निकलते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर क्या आएगा, वहां आएगा ट्रिप्स, काइमोट्रिप्सिन है, या वहां के हम माने कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होते हैं वो आते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ये डाइजेस्टिव जूस है जो कि पचाने का काम करते हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट को आप ध्यान से देखें तो क्या पैंक्रियाटिक जो जूस होता है तो क्या उसमें केवल एंजाइम ही होगा? इसमें पैंक्रियाटिक जूस में अगर बात करें जब सिक्रीशन होता है तो यहाँ पर वाटर भी होगा, बाइल जो साल्ट है उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा एंजाइम, वाटर और एंजाइम दो पार्ट यहाँ पर जैसे हैं। बाइल साल्ट की बात करें तो बाइल साल्ट में सोडियम पोटेशियम के साल्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, वहां बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें डाइजेस्टिव जूसेस में जो अग्नि के समान सार्मता है वो किसकी है? एंजाइम्स की। तो हम जो अग्नि के समान गुण माने वो किसके माने? एंजाइम के माने। तो आज की डेट में अगर हम बात करें कि अग्नि क्या है तो एंजाइम होते हैं, और पित्त क्या है तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या है? ये पित्त है। केवल गाल ब्लेडर से निकलने वाले जूस को ही हम बाइल जो निकलता है उसको ही केवल पित्त माने, ऐसा नहीं है। पित्त क्या है? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव जूस जो शरीर के अंदर निकलता है वही पित्त है। और डाइजेस्टिव जूस जो निकल रहा है पाचन के लिए, उसके अंदर रहने वाले जो एंजाइम है जो पाचन का कार्य कराते हैं वो अग्नि है। ठीक है। और ये जो अग्नि है ये केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है, मांस धातु में जाए तो मांस अग्नि है, शुक्र में जाए तो शुक्र अग्नि है। तो अग्नि पूरे शरीर में व्याप्त होती है, इसीलिए अग्नि भी कहा जाए। तो ये पोर्शन समझना बहुत जरूरी है कि अग्नि क्या है, पित्त क्या है, और आज की डेट में इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये हमने बात किया, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि जठराग्नि क्या होती है। जठराग्नि कहाँ रहती है, इसका कार्य क्षेत्र कितना होता है, और इसको कैसे पहचानेंगे कि जठराग्नि जो है किसकी अग्नि अच्छी है, किसकी अग्नि बेकार है। तो इसमें एक आचार्य सुश्रुत का श्लोक इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा? षष्ठी पित्त धरा कला नाम, षष्ठी पित्त धरा कला, षष्ठी पित्त धरा कला नाम, यानी कि जो छठी कला होती है उसका नाम क्या है? पित्त धरा कला। कलाएं कितनी बताई हैं सुश्रुत ने? तो 7 प्रकार की कलाएं बताई हैं। और इसको क्या बताया है? आमाशय, पक्वाशय, मध्य। आमाशय, पक्वाशय, मध्य जो कला होती है
उसको बताया कि वो क्या है, पित्त धरा कला है। पित्त धरा कला। आमाशय पक्वाशय मध्य यानी कि ये जो हिस्सा हुआ, ये हिस्सा क्या हुआ, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत किसे कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरी की पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत कहलाती है, और वही पित्त धरा कला कहलाती है। अब ये पित्त धरा कला क्या करेगी, पित्त धरा कला में किसका स्थान होता है, अग्नि का स्थान होता है। अग्नि का स्थान, अग्नि क्या है, मुख्य रूप से जठराग्नि का स्थान। तो जठराग्नि का स्थान हम क्या माने, आमाशय पक्वाशय के मध्य में जो छठी पित्त धरा कला नाम है, उसी को हम लोग, एक चीज और जाने, यही जो षष्ठी छठी पित्त धरा कला नाम है, इसको हम लोग ग्रहिणी भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रहिणी। देखो ग्रहिणी और गृहिणी, ये शब्द ध्यान रखो। ये जो गृहिणी होती है इसको कहते हैं हाउसवाइफ, और ये आयुर्वेद की गृहिणी। तो गृहिणी और कैसे लिखा जाता है इसको विशेष ध्यान रखें। और आप, अगर आपने इस गृहिणी की अच्छी से पढ़ाई नहीं की, तो आप ये वाली गृहिणी बन जाएंगे, यानी कि आप हाउसवाइफ बनना तय है आपका, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। तो गृहिणी जो होती है ये छठी पित्त धरा कला का नाम होता है, और यहीं पर अग्नि का स्थान होता है। अब हम लोग बात करें कि डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है। जैसे हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था लीवर, और लीवर, यहीं पर एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था गॉल ब्लैडर। उसके बाद में इसके बगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टमक होता है। और स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, पाइलोरस वाला पार्ट है, उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, लगभग 6 मीटर लंबी, 6.5 से 6.5 मीटर लंबी होती है। और यही ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट से हम लोग देखते हैं एक ग्लैंड लगी होती है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज। ये क्या है, गॉल ब्लैडर। ये है लीवर। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक। अब यहां पर एक चीज ध्यान दें कि जब डाइजेशन होता है तो गॉल ब्लैडर की एक नली यानी कि कॉमन बाइल डक्ट नीचे की तरफ आती है, और यहाँ आके मिलती है, और उसके जो जूसेस होते हैं वो यहाँ पर आके मिलते हैं। तो जठराग्नि क्या आमाशय पक्वाशय मध्य कहने का क्या मतलब है, देखो ये आमाशय है, ये पूरा हिस्सा है आमाशय, और जो लॉन्ग यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो इस प्रकार से शुरू हो जाती है ऐसे। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो पक्वाशय कहलाता है। तो ये हो गया आमाशय और ये हो गया पक्वाशय। अगर आप ध्यान से देखें तो आमाशय पक्वाशय मध्य स्मॉल इंटेस्टाइन तो आता है,
लेकिन कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल को लेकर नीचे की तरफ आता है वो भी आता है, यानी कि गॉल ब्लेडर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आमाशय पक्वाशय मध्य आया। तो इनकी जो सिक्रीशन है वही अग्नि कहलाता है। ज्यादातर जठराग्नि का या वो यही माना जाता है ग्रहणी। तो ग्रह जठराग्नि का कार्य क्षेत्र या अग्नि का कार्य क्षेत्र क्या हो गया? आमाशय पक्वाशय मध्य ग्रहणी हो गया। एक चीज और जाने कि जैसे इसका जो सिक्रीशन है, अब हम अगर जठराग्नि की बात करेंगे तो आमाशय पक्वाशय मध्य आज की डेट में देखें तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो देखो, गॉल ब्लैडर जो होता है वो केवल बाइल को स्टोर करता है, बाइल वहां बनता नहीं। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में फिर वहां कंसंट्रेशन यानी कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और गॉल ब्लैडर में बाइल कंसंट्रेट हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर, उसके बाद में पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम स्टमक को भी लें आज की डेट में, क्योंकि स्टमक से क्या निकलता है? एसीएल, जो डाइजेशन में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेनिन हार्मोन भी निकलता है, रेनिन है, ये हार्मोन भी निकलता है चीफ सेल से, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी सक्कस एंट्रियस जो बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन। और तो ये जो पूरे सिक्रीशन है, ये सारे के सारे सिक्रीशन जठराग्नि कहलाते हैं। जठराग्नि के कार्य क्या होगा? तो जैसा कि इसका एक स्वरूप भी आता है कि जो पाचक पित्त का स्वरूप क्या है आयुर्वेद के अनुसार, वैसे तो पाचक पित्त ठोस होता है लेकिन कुछ जगह द्रव लिखा है, कुछ ठोस लिखते हैं। तो पाचक पित्त जो है वो द्रव रूप में होता है। नेक्स्ट, कार्य क्या होता है? तो सिंपल सा इसका काम क्या होगा? पाचन। पाचन में भी क्या है? आहार का अवल, यानी कि आहार जो लेते हैं उससे आहार रस बनने तक की जो प्रक्रिया है, यानी कि आहार रस, और दूसरा किट्ट भाग, इसको हम सार भाग और किट्ट भाग कहें। सार भाग और किट मतलब मल। और ये काम कौन करता है? जठराग्नि करती है। तो जठराग्नि का क्या काम हुआ? आहार जो लिया जाता है उस आहार को पचा के अवस्था पाक, यानी कि जो आप आहार ले रहे हैं उसकी अवस्था को परिवर्तित करके मल के रूप में परिवर्तित करता है और सार भाग एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये इसका कार्य होता है। इसके अलावा पाचक पित्त जो होता है, पाचक अग्नि,
ये भी जठराग्नि है। पाचक अग्नि अन्य सभी अग्नि को बल प्रदान करता है। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो ये भी पाचक अग्नि का ही कार्य हो गया। और अन्य सभी अग्नियों का मतलब क्या है? धातु अग्नि वगैरह हर एक को बल देता है। नेक्स्ट, भूताग्नि। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप लोगों की जो बुक पढ़ते हैं उस बुक में एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के कई बार लिख देते हैं मैटर बढ़ाने के लिए। बात एक ही होती है, तो उसको एक ही जगह एक ही बात को लिखें। भूताग्नि क्या होती है? जैसे भूत शब्द से मतलब ये पंच महाभूतों की अग्नियां जो होती हैं, वही भूताग्नि। तो भूताग्नि का काम कहाँ पर होगा? पहले तो ये जाने भूताग्नि का स्थान क्या है। भूताग्नि का स्थान होता है यकृत। और इनका काम क्या होता है? अपने अपने महा, इसको इस तरह लिखें, आहार रस में, जो आहार रस अवशोषित हुआ लीवर की तरफ जाता है, आहार रस में उपस्थित अपने अपने महाभूतों से संबंधित जो अग्नि होती है का पाचन करना। तो महाभूत जो होते हैं उस पे भूताग्नि काम करती है, उसको पाचन करते हैं। अब क्योंकि आज की डेट में अगर देखें कि ये क्या है, भूताग्नि क्या है। भूताग्नियां आज की डेट में विटामिन, जैसे आप कोई चीज खाना वाना कुछ भी खाते हैं तो कहते हैं विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है। तो ये जो विटामिन होते हैं ये भी क्या है? अग्नि स्वरूप। और इनका काम क्या होता है डाइजेशन में, या फिर इनका काम क्या है भूताग्नि कैसे? तो शरीर के अंदर जब जैसे हड्डी बनना है तो हड्डी के लिए विटामिन डी होगी, तभी आपके अंदर शरीर के अंदर हड्डी। तो ये भी एक तरीके का पाचन या मेटाबॉलिज्म ही तो है। विटामिन ए आपको रतौंधी से बचाती है, विटामिन बी नर्व सेल को, ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्योंकि एक चीज यहाँ ये सोचिए कि जो महाभूत होते हैं, तो विटामिन भी कहाँ से आए? विटामिन आपके शरीर के अंदर बाहर से आए। और महाभूत क्या होते हैं? महाभूत कहने का मतलब ये होता है जो बाहर से महाभूत हम लेते हैं वही महाभूत है, तो उन्हीं को पचाने से संबंधित ये आपके शरीर के अंदर आते हैं। इसमें भूताग्नियों के, जैसे कोई चीज जब शरीर के अंदर पचती है, पचने के बाद में उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या होगा? जब भूताग्नि पाक होगी उसके बाद ही ये वो चीज प्रयोग की जा सकती है, इसीलिए भूताग्नि पाक भी बहुत आवश्यक है। अब इसमें देखें जरा कि क्या चीजें होती हैं।
जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने में कोई चीज, गेहूं, दाल, पनीर, ये सब चीजें किसी ने खाया। अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो इसका डाइजेशन जब होगा तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड बनेगा। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद में शरीर के अंदर अमीनो एसिड बनेगा। और अमीनो एसिड या शरीर के अंदर पार्थिव अंश, पहले ये देखें कि जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो पार्थिव अंश क्या है? तो भोजन में पार्थिव अंश अमीन प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन सॉलिड होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी पार्थिव अंश हो सकता है। अब ये जो प्रोटीन है पार्थिव अंश है, इस पे पार्थिव अग्नि कार्य करेगी। हालांकि पहले प्रोटीन पे ये देखें, जठराग्नि ने कार्य किया, इस पे कार्य किया जठराग्नि ने, और ये बन गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये लीवर में पहुंचता है, और फिर लीवर में पहुंचने के बाद में वहां पर अब इस अमीनो एसिड के ऊपर भूताग्नि यानी कि जो पार्थिव अग्नि है ये कार्य करेगी। पार्थिव अग्नि कार्य करके अमीनो एसिड से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बन जाते हैं, जैसे कि ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन बन गया, एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन। किसने बनाए? पार्थिव अग्नि ने बनाए। ऐसे ही जब कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? डाइजेशन के बाद ग्लूकोज, फिर उससे बन जाता है ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में स्टोर होता है। और ये तो पार्थिव अंश हो गए। जैसे आप्य अंश देखें, आप मतलब जलीय अंश क्या है? तो जैसे जब फैटी एसिड, फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन जाते हैं, और ये जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है ये आपके शरीर के अंदर आप्य यानी कि जलीय अंश होते हैं। और इसके ऊपर जब आप्य अग्नि काम करती है तब क्या बनता है? तब लिपिड के जो अन्य रूप बन जाते हैं, जैसे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन जाए, कोलेस्ट्रॉल है, और फैट ग्लोबुल्स जो जमा होते हैं, ये सारी चीजें जो बन जाए, या लिपिड के अन्य रूप, लिपिड के अन्य रूप जो आपके शरीर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? आप्य अग्नि की वजह से हुआ। ठीक है। अब से आग्नेय अंश क्या है? जैसे भोजन आप करते हैं उसमें आग्नेय अंश भी होंगे। आग्नेय अंश के रूप में जैसे जो मिनरल्स होते हैं, जैसे लौह, ताम्र, गंधक, विटामिन आदि, ये आग्नेय अंश है। अब इस पे जब आग्नेय अग्नि काम करेगी तो इनसे आयरन, लौह, लौह से क्या बन जाएगा आपके शरीर के अंदर? फेरिटिन। आपके शरीर के अंदर फेरस फॉर्म में फेरिटिन ये जमा हो जाएगा, ये बन सकता है।
तो इस प्रकार से जैसे वायव्य और आकाश वाले में कुछ एंजाइम्स और विटामिन वगैरह आते हैं जो हल्के होते हैं, उनके भूताग्नि पाक के कारण से गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर हमारी जो पार्थिव आदि भूताग्नियां होती हैं, ये कार्य करती हैं। इनके जो कार्य होते हैं, जैसे हमने बताया कि अपने से संबंधित पार्थिव अंशों का पाक करती हैं और उस कारण से शरीर का तर्पण भी करती हैं। नेक्स्ट अग्नि देखें, धातु। धातु अग्नि 7 होती हैं। धातु अग्नि में जैसे अरुण दत्त की बात करें और हेमाद्रि, अगर इनकी इन आचार्यों का हम मत अगर देखें तो ये आचार्य ये कहते हैं कि भूताग्नि जो है, भूताग्नि अन्न रस के माध्यम से जब धातुओं में आता है तो उसे धातु अग्नि कहते हैं। धातु ऊष्मा कहते हैं। धातु ऊष्मा या धातु अग्नि उसे कहा जाता है। और इसको वाग्भट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाग्भट जी ने वाग्भट जी में अष्टांग हृदय ने कहा पाचक अंश, पाचकांश, और अष्टांग संग्रह ने एक शब्द वर्णन किया कायर अग्नि अंश। कायर अग्नि अंश। इसको सीधे लिखे काय अग्नि अंश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको। अष्टांग संग्रह के अनुसार जो धात्वाग्नि है वो क्या है, पाचक अग्नि का अंश है। पाचक अग्नि का अंश है। तो धात्वाग्नि क्या है, पाचक अग्नि का अंश है। फिर काय अग्नि क्या है, अष्टांग संग्रह ने कहा कि धात्वाग्नि जो है काय अग्नि का अंश है। देखिए पाचक अग्नि ही क्या है, जठराग्नि। अग्नि या इसको हम कहें काय अग्नि, ये क्या है, पाचक अग्नि या काय अग्नि, यही होता है जठराग्नि। इसका मतलब ये हुआ कि वाग्भट जी ने ये कहा कि जो धात्वाग्नि होती है वो पाचक अग्नि का ही अंश होता है। और इनके 7 भेद बताए गए हैं, जो 7 धातुएं हैं उन्हीं के अंदर रहती हैं, तो उन्हीं के भेद बताए गए हैं। इनके कार्य क्या हैं,
कार्य धातु अग्नि के अपने धातुओं का पाचन करना। जैसे रस धातु है, रस धातु के ऊपर जब रस अग्नि कार्य करती है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक प्रसाद भाग, यानी कि इसको हम सार भाग भी कह सकते हैं, और दूसरा किट यानी कि मल भाग। किट यानी कि मल भाग। रस धातु का जो किट होता है, मल होता है, उससे बनता है कफ। और जो सार भाग होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक स्थूल अंश और दूसरा सूक्ष्म अंश। स्थूल अंश जो होता है ये स्वतः उस धातु की पुष्टि करता है, स्वाधातु पुष्टि करेगा। और जो सूक्ष्म अंश होता है वो अगली धातु का निर्माण करेगा, अगली धातु का निर्माण करेगा। अगली धातु कौन सी बनती है? रक्त धातु। तो अग्नि का काम क्या हुआ? जो धातु अग्नि का काम क्या है कि जो धातु होती है उसका मेटाबॉलिज्म करना। अब आज की डेट में देखें, आज की डेट में अगर हम धातु अग्नि की बात करें तो ये क्या होते हैं धातु अग्नि? एंडो एंजाइम। एंजाइम्स जो अन्य जगह होते हैं। जैसे एंजाइम्स की बात करें तो इनके दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट और एक होता है नॉन ऑर्गेनिक पार्ट। नॉन ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ये मेटेलिक पार्ट भी, मेटेलिक पार्ट होता है, यानी कि कोई मेटल से बना होगा। तो वो एंजाइम जो अन्य जगह होते हैं, मतलब डाइजेशन वाले एंजाइम छोड़ दो, जैसे लंग्स में काम करेंगे कार्बो ऑक्सीजनेज वगैरह, या ऑक्सीजनेशन के एंजाइम जो काम करेंगे, तो पूरे शरीर में जो अन्य एंजाइम व्याप्त हैं वो सब धात्वाग्नि होते हैं, जो तोड़ फोड़ या अन्य किसी संरचना का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे के सारे एंजाइम धातु अग्नि के अंतर्गत आते हैं। तो ये अग्नि के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ें। अग्नि क्या है, कितने प्रकार की होती है, उनके कार्य क्या है, इन ऐसा क्वेश्चन आता है। शॉर्ट 5 नंबर में आएगा तो केवल 13 प्रकार की अग्नियां और थोड़े थोड़े से पॉइंट उनके लिख सकते हैं। चलो बस आज इतना ही।